स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में जो है वो एडीओ का एग्जाम होने वाला है। नोटिफिकेशन जनवरी तक जारी होने की संभावना है, इसलिए जो है वो हमको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और हम लोगों ने जो है वो आपके लिए एडीओ का ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया है जो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जा रहा है दोस्तों, 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में। और इसमें क्या क्या मिलेगा, जितना वृहद सिलेबस है आप जानते हैं, सभी विषय के जो है वो वीडियो क्लासेस मिलेंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, 10 फ्री टेस्ट सीरीज रहेगा जिसमें 4 मॉडल पेपर रहेंगे। ये सारी चीजें फ्री मिलेंगी और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, 50% डिस्काउंट में है। किसी भी वीडियो का आपको दोस्तों डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 20 से अधिक वीडियो जो है वो डेमो के तौर पर उपलब्ध है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। पूरी तरह आज के डेट में अपडेटेड कंटेंट है, जिस हिसाब से प्रश्न पैटर्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से ही आपकी तो तैयारी होनी चाहिए, तो वो पूरा आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गुरुकुल एकेडमी, उसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बाय नाउ का लिंक आएगा, वहां पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इस विषय में संबंधित जानकारी चाहिए तो जो निष्क्रिय नंबर फ्लैश हो रहा है 9770519143, तो उसमें भी जाकर जो है वो दोस्तों आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। परंतु तैयारी करने का समय बहुत ही कम बचा है। अगर आप सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे। बहुत कम समय में बहुत बड़ा सिलेबस हमको कवर करना है, इसलिए जल्दी कीजिए और जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों हम एडीओ की जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं में जो जल ग्रहण प्रबंधन, वाटर शेड प्रबंधन जो है एकीकृत, उस पर चर्चा करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसको आप समझेंगे तो ही इससे जो है संबंधित क्वेश्चन आप बना पाएंगे, है ना। ये इसके जो है वो हमारे 3 से 4 या 5 क्लासेस भी हो सकती हैं। आज बेसिक चीज़ों को समझना है और वाटर सेट क्या है ये समझ जाएंगे तो उससे बेस्ड जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक, आप अगर घुमा के भी प्रश्न दिया जाता है तो भी उसको आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से समझिए ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को आप हल कर पाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए ये एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, थोड़ा इसके शब्दों पर भी ध्यान देंगे। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, इसी को ही कहते हैं एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, इसी को ही कहते हैं समेकित जल संबंध प्रबंधन कार्यक्रम। एकीकृत जानते हैं सबको, एक करके, ठीक है। एकीकृत मतलब, समेकित मतलब सब कई योजनाओं को एक साथ समान सम्मिलित करके, एकीकृत करके, एक करके क्या बनाया गया है, जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। जल ग्रहण जिसको वाटर शेड भी कहते हैं, जल संभर भी कहते हैं। जल ग्रहण से तात्पर्य है दोस्तों जहां पर जल ग्रहण होता है। ठीक है, जहां पर जल ग्रहण, देखिए मेरी बातों को, मेरे शब्दों को विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जल ग्रहण, वाटर शेड सेम अर्थ है इसका, इंग्लिश है वाटर शेड, जहां वो से वाटर जहां पर इकट्ठा होता है। जल संभर, संभर मतलब होता है पोषण करना, भरण करना, तो जहां पर जल भरता है या जिससे जल भरा जाता है, दोनों होगा। इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इनका जो प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम बनाया गया है जिसपे हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसी को ही इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में कहते हैं IWMP। देखिए मेरा जहां तक बहुत अच्छे से अनुमान है, एक ना एक प्रश्न आपको इनमें से फुल फॉर्म में मिलेगा, चाहे आजीविका मिशन से हो, चाहे ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं की ये जो शॉर्टकट होते हैं उनसे हो। तो इनका इंग्लिश नाम और इनके इंग्लिश नाम का जो है वो
फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप याद रखेंगे। तो इसको IWMP बोलते हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है। और आज के जो हमारे चर्चा का बिंदु जो होगा वो हम देखेंगे दोस्तों, जल ग्रहण क्षेत्र, जल संभर या वाटरशेड की अवधारणा क्या है, इस किसे कहते हैं, है ना। जल ग्रहण क्षेत्र, जल संभर, वाटरशेड क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वाटरशेड प्रबंधन क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वाटरशेड प्रबंधन की जो संकल्पना है, इसका जो सांकेतिक रूप जिसको पावर से व्यक्त करते हैं वो क्या होता है, जिससे बहुत अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद ये वाटरशेड या जल ग्रहण प्रबंधन के लाभ क्या होते हैं, और इसके बाद इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इन आज की क्लास में हम इन पांचों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही कहा है, हाँ, ये हमारी 4 से 5 क्लास जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जो है वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें अवधारणा की। ये वाटरशेड मैनेजमेंट की अवधारणा कहाँ से आई। तो दोस्तों हमने देखा है प्राचीन काल से ही, है ना, प्राचीन काल से ही, मतलब प्राचीन क्या, जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब अकाल पड़ा तो उस समय से ही वाटर, जल की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि अकाल पड़ने से, सूखा पड़ने से कई जगहों में जो है वो अन्न की किल्लत हो गई, उपज नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसी स्थिति में उस पर सोचना प्रारंभ किया गया। हम इसके इतिहास में जाकर इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई और कौन कौन सी योजनाओं को मिलाकर बनाया गया, इन सभी बातों को बहुत ढंग से समझेंगे। आज हम एक बेस तैयार करेंगे जल ग्रहण प्रबंधन के संदर्भ में, है ना। तो जल, उस समय जब जल की आवश्यकता हुई तब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि जो पानी, बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो जो जल है उसको, वो जो है वो नालों के माध्यम से नदियों में, और कई सारे नदियों के माध्यम से अंततः समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में क्यों ना उस जल का उपयोग किया जाए और उस जल को इकट्ठा करके, जो प्रारंभिक स्थिति थी उस समय पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, कृषि के लिए पानी चाहिए, उद्योगों के लिए, तो इनके लिए पानी क्यों ना संजो कर रखा जाए। तो उसी अवधारणा को ही लेकर जो है वो ये जल ग्रहण क्षेत्र, जल संभर या वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ा गया। एक्चुअल में ये जल ग्रहण या जल संभर क्षेत्र, वाटरशेड क्षेत्र होता क्या है, इसको आप बहुत ढंग से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत आराम से समझ में आएगा। मैं एक उदाहरण पहले दे रहा हूं, उसके बाद पूरा ओवरऑल आप समझ जाएंगे। जैसे ये एक महानदी है दोस्तों, है ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, मतलब इसकी सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियां, ये सहायक नदियां, ये, ठीक है। और यहाँ पर कई सारी बस्तियां बसी हुई हैं, बस्तियां बसी है ना भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कई सारे गांव, शहर, सिटीज, जिले, कस्बा सब बसे हुए हैं। ठीक, अब क्या होता है ऐसी स्थिति में कि जब बारिश हुई, है ना, बारिश हुई यहाँ पर, अब ये बारिश जब हुई तो यहाँ पर इन घरों की छतों में, है ना, और छतों से होकर विभिन्न नाली के माध्यम से जहाँ पर क्या होता है, गड्ढे होता है, वहां पर भरना स्टार्ट हुआ, और इन गड्ढों के माध्यम से छोटे छोटे नालियों में आना स्टार्ट हुआ, इन नालियों से बड़े बड़े नालों में, और नालों के माध्यम से नदियों में, और नदियों के माध्यम से फिर जाकर ये क्या हो गई, समुद्र में विलीन हो गई। तो ये इसी आधार पर ये सभी जगह कार्य किया। यहाँ पूरी बारिश हुई इस एरिया में, और ये जो पानी है वो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से, छोटे नालियों के माध्यम से, घर का पानी गड्ढों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, है ना, इकट्ठा होते जाता है। तो ये पूरा का पूरा पानी जाकर फिर कहाँ विलीन हो जाता है, समुद्र में विलीन हो जाता है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, यही कहलाता है दोस्तों क्या, वाटरशेड। क्या कहलाता है, वाटरशेड। ये मैं सीधे सीधे आपको व्यापक रूप से समझा रहा हूं, सीधे सीधे। मतलब वाटरशेड का मतलब जब बारिश होती है तो जहां पर पानी इकट्ठा होता है और उसके माध्यम से जहां पर पानी प्रवाहित होता है, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, वो वाटरशेड कहलाते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, जो आपका घर है, आपके घर में बारिश हुई, बारिश का पानी छत में इकट्ठा हुआ, ठीक है,
छत में इकट्ठा होने के बाद वो विभिन्न आपके घर में जो पाइप लगा है छत से, वो पाइप के माध्यम से होते हुए किसी ऐसे ढलान वाली जगह पर जाकर इकट्ठा हुआ, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके घर से लेकर वो ढलान तक क्या कहलाता है? वाटर शेड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वाटर शेड, वाटर संग्रहण क्षेत्र, वाटर संभर क्षेत्र, संभर भरण करना, पोषण करना, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा सिस्टम ये वाटर शेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही कहलाता है दोस्तों वाटर शेड। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बारिश की पानी जब गिरती है तो पूरा क्षेत्र जहां पर पानी इकट्ठा होता है और जहां से होकर वो बहते हुए जाती है और अंततः जहां कर मिलती है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाटर शेड कहलाता है। जैसे पहाड़ों में पानी गिरता है तो पहाड़ों के माध्यम से नदियों में और नदियों के माध्यम से फिर जाकर वो समुद्र में मिल जाता है, वो है वाटर शेड। अब इस स्थिति में सोचिए कि जो बारिश हुई जो नदियों और नालों के माध्यम से, वो क्या हुई? जाकर समुद्र में मिल गई। तो बारिश के सीजन में हमने उसका उपयोग कर लिया, परंतु बाकी सीजन में जो 8 महीने और ठंडे का समय होता है और ग्रीष्मकालीन समय होता है, उस स्थिति में उस पानी का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इस पर ही हमारे वैज्ञानिकों ने विचार किया और उसी के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम तैयार किया, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जल ग्रहण, जल संभर या वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम। उसी को ही क्या कहा जाता है? प्रबंधन कार्यक्रम। अब इसको बहुत नॉर्मली आप समझिए, ये पानी पूरा जाके कहाँ चले जा रहा है? पूरा मिट्टी का क्षरण हो रहा है, सारे पोषक तत्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब समुद्र में जाकर मिल गई, हमारी कोई काम नहीं आई। अब क्या हुआ कि इसका हमने प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया। कैसे मैनेजमेंट किया? हमने कहीं पर पानी को रोक दिया, है ना, हमने कहीं पर पानी को रोका और हमने कहीं से पानी का दिशा बदलकर उसको दूसरे गांव या खेत खलिहानों तक पहुंचाया, है ना। तो ये सारा हमने जो है उसको सिस्टमेटिक कर दिया, ना कि वो सीधे सीधे कहाँ चली जाए? समुद्र में चली जाए। अब हमने जगह जगह पर पानी रोका, वहां से खेतों खलिहानों तक पानी उपलब्ध कराया, वहां से उद्योगों के लिए पानी का रास्ता बदलकर हमने पानी उपलब्ध कराया। अब उसको क्या कर दिया दोस्तों? हमने मैनेज कर दिया, प्रबंधित कर दिया, और यही प्रबंधन ही क्या कहलाता है? वाटर शेड प्रबंधन। ये पूरा शेड जो सिस्टम बना हुआ था उसको हमने क्या किया? अब प्रबंधित कर दिया। लेकिन प्रबंधित किस आधार पर? बिना मृदा, बिना जल, बिना मानव गतिविधियों, क्रियाकलापों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्रबंधित करना। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर कुछ ऊटपटांग स्ट्रक्चर खड़ा किया और वहां पर जो गतिविधियां थी, वनस्पति थे, जीव थे, जंगल थे, मानव थे, उनका सर्वनाश हो गया। इस प्रकार से नहीं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, मृदा को, जल को, मानव क्रियाकलापों को बिना जो है वो नुकसान पहुंचाए, हमने इस वाटर शेड का क्या कर दिया? प्रबंधन कर दिया। यही कहलाता है वाटर शेड प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन या जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब आप लोगों का बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। तो ये थी इसकी अवधारणा और प्रबंधन। प्रबंधन में यदि आपसे मैंने एक जनरली वे में समझाया, उसका अगर हम परिभाषिक शब्दावली में देखेंगे तो ये हो जाएगा: वाटर शेड प्रबंधन भूमि तथा अन्य संसाधनों के उपयोग के मार्गदर्शन व संयोजन हेतु अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप, इसको स्टेटमेंट में पूछ सकता है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए वांछित कार्य और सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहां पर मृदा, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बिना प्रतिकूल, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए जहां पर उसको नुकसान हो। ठीक है, अनुकूल हो सकता है जहां पर उसको फायदा हो। अनुकूल से क्या तात्पर्य है? कि जहां पर उसको फायदा हो। प्रतिकूल से जहां पर उसका नुकसान होता है, जहां पर वो नष्ट होती है। तो मृदा, जल, भूमि, पर्यावरण, वृक्ष आदि को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसका समुचित उपयोग कराना ही क्या है?
प्रबंधन है, वाटरशेड प्रबंधन कहलाता है। क्लियर है? एक एक पॉइंट को बहुत ढंग से याद रखेंगे। इसको एज इट इज पूछा जा सकता है, शब्दों को हेर फेर करके पूछा जा सकता है। प्रबंधन करके हम क्या करते हैं, इससे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं, वाटरशेड प्रबंधन। क्लियर है? अब इस सुविधाएं पहुंचाने से तात्पर्य मैंने अभी बताया कि जल की उपलब्धता जिन शहरों तक सुनिश्चित जल नहीं पहुंच पाता है वहां नदियों के माध्यम से जल पहुंचाया गया है ना। जहां खेत में पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां वर्षा ठीक से नहीं होती, वहां तक इन नदियों के माध्यम से, छोटे छोटे नालों के माध्यम से जल पहुंचाया गया, अन्न की उत्पादकता बढ़ी, है ना। तो इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखें संकल्पना। ठीक है, संकल्पना। तो इसकी संकल्पना क्या है दोस्तों, तो ये भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं को टिकाऊ रूप से पूरे करने की संकल्पना पर आधारित है। मतलब ये क्या है कि भावी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी इन सभी चीजों का सही ढंग से उपयोग कर सके, उसके लिए उनका हित हो। ऐसा नहीं है हम इतना अंधाधुन, आज आप देख रहे होंगे प्राकृतिक संसाधनों का जितना जो है वो दुरुपयोग हो रहा है दोस्तों, जितना उसका खनन हो रहा है, जितने अच्छे तरीके से उसको उपयोग किया जा रहा है, आने वाले सालों में जो है वो इनकी समस्याएं होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कोयला का उत्खनन, है ना, कोयला कई जगह की खानें समाप्त हो गई, दूसरी खानों से निकाला जा रहा है, तो दोहन इतना ज्यादा हो रहा है कि वो समाप्ति के कगार पर है और आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत हो सकती है। मैं नहीं कहता आने वाली पीढ़ी 10 साल 20 साल, हो सकता है 100 सालों बाद, है ना। तो आगे आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है हमको, वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं को टिकाऊ रूप से पूरा करना, यही इस प्रबंध कार्यक्रम की संकल्पना है। ठीक है, क्या है इसकी संकल्पना, भावी आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जो जनसंख्या है, वर्तमान जो जनता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसकी संकल्पना है। और इस संकल्पना को दोस्तों एक शब्द है पावर, इस संकल्पना को अंग्रेजी के शब्द पावर से व्यक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, पावर अर्थात है क्या। ठीक है, आपको मैचिंग में पूछ देगा ये पावर अर्थात क्या है, पी का क्या अर्थ है, ओ का क्या अर्थ है, तो इसको बहुत ढंग से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, संकल्पना को अंग्रेजी शब्द पावर के सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इस पावर में है क्या, मैंने दोनों लिखी हुई है, एक अंग्रेजी में और उसी का ही हिंदी में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में एज इट इज दे दिए जाते हैं, तो इस वजह से आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों को ही आप ध्यान रखिएगा। हम बात करें पी का अर्थ होता है प्रोडक्शन। पी का अर्थ मतलब पी से जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूडर, फ्यूल, फ्रूट, फाइबर, फिश, मिल्क, कंबाइन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, कंबाइन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ठीक है, तो यहां पर पी का अर्थ है प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूडर, फ्यूल, फ्रूट, फाइबर, फिश, मिल्क, कंबाइन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। हिंदी क्या होगा इसका, तो खाद्य, चारा, ईंधन, फल, रेशा, मछली, दूध आदि का संयुक्त रूप से टिकाऊ आधार पर उत्पादन। ठीक है, खाद्य, चारा, ईंधन, फल, रेशा, मछली, दूध आदि का संयुक्त रूप से टिकाऊ आधार पर उत्पादन। पहले पी का, फिर और पी में क्या समाहित है, पी में है पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, इसमें दिया जा सकता है पावर जो सांकेतिक रूप से संकल्पना को अभिव्यक्त करता है, उसके पी के अर्थ में समाहित नहीं है, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो प्रश्न की प्रकृति कैसे भी हो सकती है, आप ढंग से याद रखेंगे। इसी में ही पी का अर्थ है पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण, और पी के इसमें अर्थ होंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्लड्स, बाढ़ से बचाव, बाढ़ों से जो बचाव है ये भी इसके अर्थ में होगा। तो पी तीन जो परिभाषा है, तीन जो अवधारणाएं हैं उसको निरूपित करता है। एक है दोस्तों खाद्य, चारा, ईंधन, फल, रेशा, मछली, दूध आदि का संयुक्त रूप से टिकाऊ आधार पर उत्पादन।
दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण, प्रिवेंशन ऑफ फ्लड, बाढ़ों से बचाव। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3P की अवधारणा यहां पर हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, इसी P के बाद पावर में आ गया O। O का क्या है? तो O होता है दोस्तों ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बी minimized by controlling excessive biotic interference like overgrazing, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बी minimized by controlling excessive biotic interferences like overgrazing। हिंदी में इसका क्या होगा? पशुओं को चराने जैसी आवश्यकता से अधिक होने वाली जैविक क्रियाओं के नियंत्रण द्वारा संसाधनों के आवश्यकता से अधिक दोहन को न्यूनतम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका हिंदी होगा दोस्तों, ठीक, ध्यान रखेंगे। हिंदी ये ओ का जो है वो इंग्लिश ये होगा और हिंदी ये होगा। आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके पढ़िएगा, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये एज इट इज इंग्लिश में भी दिया जा सकता है और हिंदी में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेशनल प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ ऑल ऑन फॉर्म ऑपरेशंस एंड फॉलो अप प्रोग्राम इंक्लूडिंग इजी एक्सेस टू डिफरेंट लोकेशन इन वाटरशेड। खेती संबंधी सभी कार्यों के परिचालन की दृष्टि से, खेती संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक होना तथा वाटरशेड में विभिन्न स्थानों तक आसानी से पहुंच के साथ साथ अनुवर्तीय कार्यक्रम अपनाना, ठीक है, अनुवर्ती कार्यक्रम अपनाना। तो इस लिख लीजिएगा हिंदी का, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं W, E और R के क्या क्या अर्थ हैं, और उसके बाद हम इसके जो है वो लाभ और उद्देश्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, तो हम देख रहे थे पावर में हम लोग देखा था P और O का जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे W। तो देखिए दोस्तों, W का जो रिप्रेजेंट करता है वो वाटर स्टोरेज एट कन्वीनियंट लोकेशंस फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर जल का भंडारण। आपको ये इंग्लिश भी याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है, ठीक। वाटर स्टोरेज एट कन्वीनियंट लोकेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक, विभिन्न उद्देश्यों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर जल का भंडारण लोकेट करता है W, ठीक। W का और अर्थ होगा यहां पर, और जो रिप्रेजेंट करेगा वो है वाइल्ड एनिमल एंड इंडिजिनियस प्लांट लाइफ कन्वर्सेशन एट सेलेक्टेड प्लेसेस, ठीक। चुने हुए स्थानों में वन्य पशुओं तथा देशी पौधों की नस्लों का संरक्षण। W का अर्थ चुने हुए स्थानों में वन्य पशुओं तथा देशी पौधों की नस्लों का संरक्षण। क्या रिप्रेजेंट करता है पावर, किस सांकेतिक भाषा में ये रिप्रेजेंट करेगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूरे जल ग्रहण प्रबंधन जो कार्यक्रम है एकीकृत, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए ई से इरोजन कंट्रोल। इरोजन कंट्रोल मतलब मिट्टी के क्षरण कटाव पर नियंत्रण। मिट्टी का जो क्षरण और कटाव होता है उस पर नियंत्रण, इरोजन कंट्रोल। ई और क्या रिप्रेजेंट करेगा? इकोसिस्टम सेफ्टी, ठीक है। इकोसिस्टम सेफ्टी मतलब पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा। इकोसिस्टम सेफ्टी मतलब पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा। और ई का अर्थ होगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, ठीक। ये कैसे होगा आगे हम देखेंगे, आर्थिक स्थिरता। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार का सृजन करना, ठीक है।
उसके बाद देखिए आर, ई हो गया। अब आर में देखिए तो आर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वर्षा जल का संग्रहण करना। दूसरा जो अर्थ लिया गया है वो है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल को पुनर्ग्रहण, भूजल का जो है वो फिर से स्तर बढ़ाना, उसका पुनर्ग्रहण करना। इसके अलावा आर का जो अर्थ लिया गया है रिडक्शन ऑफ ड्रॉट हैजार्ड, सूखे के संकट में कमी, ठीक है, रिडक्शन कमी करना, ड्रॉट हैजार्ड सूखे से जो संकट उत्पन्न होता है उसमें कमी करना। नेक्स्ट है आर रिक्रिएशन, पुनर्सृजन करना, ठीक है, आर का अर्थ जो है वो पुनर्सृजन, रिक्रिएशन करना, ठीक। तो यहां पर पावर जो रिप्रेजेंट करता है उस पावर का क्या अर्थ लिया गया है, पी ओ डब्ल्यू ई और आर का, वो हमने देखा। इसको आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली मैचिंग में या अर्थ देकर भी पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए इसके बाद हमने 3 चीजें देख ली है। एक हमने देख ली इसका जो वाटरशेड प्रबंधन की अवधारणा, वाटरशेड प्रबंधन क्या होता है, उसकी संकल्पना, और संकल्पना में हमने देखा पावर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब जो है वो हम बात करेंगे, चौथा हमारा जो था आज के जो क्लास का, वाटरशेड प्रबंधन का क्या लाभ होता है, लाभ क्या क्या होते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए बाढ़, भूमिगत कटाव व तल छट का नियंत्रण होता है। बाढ़ दोस्तों हमने क्या कहा था अभी, वाटरशेड हम लोगों ने समझा, वाटरशेड के माध्यम से बहुत सारे स्टॉप डैम, एनीकट वगैरह जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे, वो वाटरशेड प्रबंधन के तहत, है ना। मतलब जो जल का बहाव है उसको एक व्यवस्थित क्रम में रोकना और उस व्यवस्थित जगह पर पहुंचाना, है ना, वही वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ज्यादा जल भराव की स्थिति होती है तो ये निकट स्टॉप डैम के माध्यम से जल को रोका जाता है, छोटे छोटे बांधों के माध्यम से, और उतना ही जल छोड़ा जाता है जिससे बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। इससे क्या होगा, ज्यादा जो बाढ़ वाली स्थिति होती है उसमें क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी की जो पोषक तत्व तो बहकर चले जाते हैं, मिट्टी का कटाव होता है ना। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो इससे नहीं होती, उसका क्या करना, नियंत्रण करना। नेक्स्ट हम बात करें उत्पादकता में वृद्धि क्षेत्रफल में। देखिए पहले जो क्या हो रहा था कि ये निश्चित एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में एक वर्षा ऋतु में ही यहाँ पर क्या हो रहा था, फसल ली जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यवस्थित नहीं था कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये जितना भी क्षेत्रफल है एक निश्चित क्षेत्रफल, मान लो मैं एक उदाहरण के लिए लिख दे रहा हूँ 10,000, सॉरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए ये 100 एकड़ है, यहाँ पर जो है ये कितना है, 100 एकड़ है। तो यहाँ पर जो फसल ली जा रही थी हर साल, अब क्या हुआ, यहाँ पर वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से एक छोटा सा स्टॉप डैम बनाया गया, और यहाँ से फिर नहरों के माध्यम से, नालों के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था की गई। अब ये क्या करेंगे, केवल देखिए वर्षा में क्या था, वर्षा में केवल वर्षा सीजन में ही फसल लेते, और उसमें भी एक जुआ की तरह था कि वर्षा सही हुई तब फसल होगा, और वर्षा सही नहीं हुई तो फसल कम होगा। ऐसी स्थिति में अब क्या है, वो पानी की उपलब्धता है तो वो रबी की फसल भी ले सकता है और खरीफ की फसल भी ले सकता है, ग्रीष्म ऋतु में भी फसल ले सकता है, मतलब सभी ऋतुओं में वो क्या कर सकता है, यहाँ पर फसल ले सकता है यदि वहां पर पानी की उपलब्धता है तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उत्पादकता में, क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में जितना उत्पादन हो रहा था, है ना, जितना उत्पादन हो रहा था उसकी उत्पादकता में पहले वृद्धि हुई। दूसरा, वो मौसम पर डिपेंड नहीं रहा। तीसरा, वहां पर जो है वो जल की अधिकता रहेगी दोस्तों, जल रहेगा तो वनस्पति रहेगी, वनस्पति है तो मिट्टी को जो है वो संरक्षण मिलेगा, मिट्टी जो है वो बह कर नहीं जाएगा। पेड़ों, अगर पेड़ है, वन्य जीव है, तो वहां पर मिट्टी को संरक्षण मिलता है, तो मिट्टी क्या करती है, अपनी उपजाऊपन को नहीं खोती है, तो भी उत्पादकता में वृद्धि होगी। मतलब मल्टीपर्पस इससे लाभ होता है, ठीक। तो उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट है बंजर भूमियों का उपयोग। मैंने बताया कि इस प्रकार से अगर उस जगह पर बंजर भूमि है
तो बंजर भूमि का जो है वो उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उसमें वाटर शेड प्रबंधन लागू किया जा सकता है, या उस जगह की जो भूमि है उसको खेती योग्य बनाया जा सकता है। ऐसे करके उस बंजर भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। देखिए, जो वन्य क्षेत्र के आसपास होता है, वाटर शेड प्रबंधन होगा तो वहां की जो है वो वनस्पति, वहां के पेड़ पौधे, सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। वहां पर मानव, वन्य जीव संपदा, मानव संपदा सभी जो है वो वहां पर क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। और एक दूसरे का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, मतलब एक दूसरे के सारे जीवनचर्या में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति बने रहना, है ना। तो ऐसी स्थिति में वहां का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संतुलित रहता है। हर किसी के लिए खाने पीने और जो भी उसके जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं उसकी आपूर्ति उससे होते रहती है। ठीक है, मृदा सही रहेगी, वनस्पति सही रहेगा तो फसल सही रहेगा, मानव बसाहट सही रहेंगे, इससे उनको रोजगार उपलब्ध होगा, सारी चीजें वहां से पूर्ति की जा सकती है। ठीक, तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। इसके अलावा आय स्थिर रहना प्रतिकूल मौसम में भी। अब भी मैंने बताया, मौसम अगर वर्षा का सीजन है और वर्षा के सीजन में वर्षा नहीं भी हुई या प्रतिकूल मौसम रहा, गर्मी रहा, तो भी उसकी आय क्या है दोस्तों, स्थिर रहेगी, है ना। उसकी आय क्या है, स्थिर रहेगी। ये तो कृषि के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से भी अगर उसका रोजगार वहां पर चल रहा है, वनों से प्राप्त जो है वो जड़ी बूटी या वनों से प्राप्त संसाधनों से चल रहा है, तो उसकी आय जो है वो स्थिर रहेगी प्रतिकूल मौसम में भी। ठीक है, तो इससे लाभ होता है। नेक्स्ट देखिए, भूजल स्तर रिचार्ज करना। अब देखिए, वो जो है वाटर शेड कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर एक लाया गया, यहाँ पर कोई सिटी है ना, दूर से एक नदी बहकर आ रही है और यहाँ पर स्टॉप डैम या चेक डैम बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा होगा ये स्टॉप डैम जो होता है वो एक स्तर तक होता है। इस स्तर से ऊपर जब जल आता है तब ये बहता है, नहीं तो ये स्तर तक जो है वो जल बना के रखा रहता है ना। बांध क्या होते हैं, पूरे पानी रोक लेते हैं, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो स्टॉप डैम छोटे होते हैं और एनीकट, है ना। तो वहां पर जब रोका है तो उस जल स्तर तक, इस यहां तक यदि भरा है दोस्तों, तो यहां तक वो भरा ही रहेगा 24 8 काल 12 महीना, मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पूरे सीजन में। अब इतने तक यदि वहां पर पानी भरा है तो उस जगह जो है, उस सिटी में जो है क्या होगा, पानी, भूजल स्तर बढ़ेगा, वो जमीन सोखेगा ना भाई, तो आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर की कमी नहीं होने देता है, तो भूजल स्तर रिचार्ज करता है। ठीक, नेक्स्ट, पीने तथा अन्य उपयोग के लिए जल प्रबंधन। अब वहां पर जल है दोस्तों, तो वहां से जल के पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है, उद्योगों के लिए भी उपयोग किया जाता है, और उसको छोटे से नहर के माध्यम से खेतों तक, कृषि के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो पीना तथा अन्य उपयोग के लिए भी ये जल प्रबंधन आवश्यक है। इसके लाभ हैं, जैव विविधता की रक्षा करना। अभी मैंने बताया, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा तो जैव विविधता जो है वो वहां पर बनी रहेगी। ठीक है, तो जैव विविधता की रक्षा करना। इसके अलावा मृदा संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता, मृदा का संरक्षण, है ना, बाढ़ को रोकेगा, मृदा बहेगा नहीं, मृदा का कटाव नहीं होगा, तो मृदा संरक्षित रहेगी। और वनस्पति जैव विविधता जहां पर रहेगी तो वहां पर दोस्तों मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो है वो मिट्टी में मिलते रहेंगे, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को वो बनाए रखेंगे। ठीक है, तो मृदा संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता, इतने सारे लाभ जो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, शब्दशः नहीं, शब्द को घुमा कर भी अगर आपको 2-4 दे तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों इसके लाभ, किसके, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के, IWMP। ठीक, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, उद्देश्य, अब उद्देश्य को समझने से पहले एक चीज याद रखेंगे कि मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, अब मैं इस पेन का आप एकदम बारीकी से समझिएगा। ये पेन मैंने कहा कि इसका लाभ क्या है, इस पेन का लाभ क्या है, तो इस पेन का लाभ क्या है, इसमें लिखना। क्लियर, इस पेन का लाभ क्या है, इसमें
लिखना, व्हाइट बोर्ड में लिखने का काम करता है, यही इसका लाभ होता है। इससे और कोई लाभ ले सकते हैं क्या? नहीं। तो यहां पर इसका लाभ है लिखना। और दूसरा अगर मैं पूछूं इसका उद्देश्य क्या है, इस पेन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भी क्या होगा, जो मैं लिखना चाहूं उसको लिखना, है ना। मेरे कहने का मतलब इसका उद्देश्य भी क्या है, लिखना। इसका लाभ भी, इससे हम लाभ भी ले सकते हैं लिख कर, ठीक है। तो जनरल चीजें जो लाभ है वही उद्देश्य के अंतर्गत आएगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लाभ है वही, जो लाभ ले सकते हैं, तो इसका जो लाभ ले सकते हैं यही उसका उद्देश्य नहीं भाई, मेरी बात को समझिएगा, है ना। अब इसका लाभ हम लोग ले सकते थे मान लो गड्ढा खोदने में, ठीक है। इसका लाभ हम लोग ले सकते थे किसमें, गड्ढा खोदने में, लेकिन हमने इसको झाड़ टांगने के लिए लटका दिया, तो वो उसके उद्देश्य में शामिल हो गया। लाभ था उसका क्या, लाभ ले सकते थे गड्ढा खोदने में, लेकिन अब उसका उद्देश्य क्या होगा, जो किसी झाड़ में वो टांग कर उसमें कपड़ा लपेट कर हम एक वो बना दिए, है ना। तो वो उद्देश्य अलग हो जाता है, ठीक। यहां पर इसका उद्देश्य जो होगा, लाभ और उद्देश्य एक ही होगा किसी भी चीज का, ठीक है। जो लाभ होगा, अब यहां पर दो बातें और हो सकती है भाई, उसका उद्देश्य जो भी है, लाभ बहुत सारे लिए जा सकते हैं, उद्देश्य हो सकता है उसका कम हो, 2 उद्देश्य निर्धारित हो, 3 उद्देश्य निर्धारित हो, वो अलग हो सकता है कि कम ज्यादा हो, परंतु जो लाभ है वही उद्देश्य के अंतर्गत दोनों सिमिलर हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो इसके उद्देश्य में सबसे पहले देखें सभी प्रकार के भूमियों के विकास और उपयोग को, ठीक है। सभी प्रकार के भूमि के विकास और उपयोग, तो इसमें हमने देखा था कि जैसे बाढ़, भूमि कटाव, तलछट और बंजर भूमियों का उपयोग, तो यहां तो वही है ना, सभी प्रकार की भूमियों का उपयोग, चाहे वो बंजर भूमि हो, चाहे उपजाऊ भूमि हो, चाहे कृषि योग्य भूमि हो, चाहे वन क्षेत्र हो, सभी प्रकार की भूमि का विकास करना और उपयोग करना, ठीक है। सभी प्रकार की भूमि का विकास होगा। बंजर भूमि है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, वाटरशेड का जो कार्यक्रम है वहां पर व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जो वन क्षेत्र है वहां पर वनस्पति जो है उसका संरक्षण किया जा सकता है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है जिससे जैव विविधता बनी रहे, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहे, है ना। जो वहां पर अनाज और फसलें जो अच्छी होगी जिससे पारिस्थितिक संतुलन होगा, आय में वृद्धि होगी, है ना। ऐसे बहुत सारे, तो भूमियों का विकास और उसका सही प्रकार से क्या किया जाता है, उपयोग करना इसका उद्देश्य है, ठीक। नेक्स्ट देखें मिट्टी के कटाव का नियंत्रण। अब भी हमने बात की मिट्टी, भूमि के कटाव मतलब तलछट का निर्माण, बाढ़ से, बाढ़ वगैरह आएगा दोस्तों तो मिट्टी का कटाव होता है ना। मिट्टी के कटाव से ज्यादा बाढ़ आ गई तो वो आइट साइड के मिट्टी और आसपास के क्षेत्रों की मिट्टियों को बहाते हुए चले जाते हैं, तो मिट्टी के कटाव का नियंत्रण करना, ठीक। नेक्स्ट है जल संरक्षण करना। अभी हमने बात की कि हम लोग जल, भाई आजकल जो है शहर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए पीने का पानी निरंतर दोस्तों जल स्तर जो है वो गिरता हुआ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जल का संरक्षण करने का काम करता है। जो वर्षा का जल होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जो बहकर सीधा समुद्र में जा रहा था, उसको हमने रोक कर एक स्टॉप डैम एनीकट के माध्यम से उस जगह जो है वो जल को रिचार्ज करके हमने जल का संरक्षण करना प्रारंभ किया। तो ये भी इसके उद्देश्य में शामिल है, जल संरक्षण। वन्य जीवन में सुधार, अभी हमने बात की, है ना। अगर जल वाटरशेड वहां पर प्रबंधन लागू है तो आसपास के क्षेत्रों में जल बना रहेगा, वनस्पति सही रहेंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव सभी का विकास होगा, तो वन्य जीवन में भी सुधार होगा। वन्य जीवन में मतलब वन में रहने वाले जीव जंतुओं का भी सुधार होगा, सही चीजें उसको खाने पीने की जो भी वहां से वन से उसको प्राप्त होती है वो प्राप्त होगी। वन्य जीव वहां पर जो है सही तरह से पनप सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, जैव विविधता पाई जाएगी, पारिस्थितिक तंत्र संतुलन रहेगा, तो वन्य जीवन में ऑटोमेटिक सुधार होगा ही होगा, है ना। जो चक्र है पारिस्थितिकी तंत्र का चलते रहेगा तो वो बिल्कुल सुधार होगा। नेक्स्ट हम बात करें खेती से होने वाली आय में वृद्धि, ठीक है। ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, खेती से होने वाली आय में वृद्धि। 1 एकड़ में पहले जितनी फसल ली जा सकती थी अब उससे अधिक फसल ली जाएगी,
क्यों? क्योंकि उसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का जो है वो मिश्रण मिलते रहेगा वनों से, तो उसकी उसमें लिया जा सकता है। इसके अलावा उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वर्षा होगी तभी फसल होगी, है ना। तो उसकी आय जो है वो निरंतरता बनी रहेगी और उसकी आय में वृद्धि भी होते चली जाएगी, ठीक है। बाढ़ से बचाव, भाई बारिश ज्यादा हो गई, एक क्षेत्र में जो है वो पानी बहुत ज्यादा आ गया, महानदी की बात करें, पानी बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। तो महानदी पर जो पानी ज्यादा आ गई तो हमने क्या किया, गंगरेल बांध बना दिया, ठीक है। उसके आगे चलकर और भी कई सारे बांध बना दिए, तो उससे क्या हुआ कि पानी जो है वो रुक गया, है ना, और बाढ़ की स्थिति नहीं आ पाई, ठीक है। मैं एक बांध का उदाहरण ले गया हूँ, छोटे छोटे हमने कई सारे स्टॉप डैम बनाए हुए, सरौदा बैराज, एक बहुत सारे, है ना, शिवरी नारायण बैराज, सरौदा बैराज, ऐसे बहुत सारे हमने बैराज बना कर रखे हैं पानी को स्टॉप करके, ताकि बाढ़ से उसको बचाया जा सके, ठीक। और बाढ़ से बचेगा तो मिट्टी का क्षरण रुकेगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। नेक्स्ट, घरेलू, औद्योगिक व कृषि के लिए जो है दोस्तों सभी प्रकार के लिए जल की आपूर्ति, ठीक है। अब जानते हैं घरेलू उपयोग के लिए पीने की पानी की समस्या, जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। आप क्षेत्र में देखिए, सिटीज में रहते हैं तो आप देखिए भूमि का जल स्तर जो है वो हर साल गिरते, कभी 300 फीट में पानी आ जाता था, अब जगह के हिसाब से 400 फीट, 500 फीट, 600 फीट तक पानी नहीं है, तो उसको ध्यान रखेंगे। घरेलू उद्योग को पानी की सप्लाई इसके माध्यम से की जाती है। इसके अलावा कृषि के लिए मैंने बताया, छोटे छोटे नालों नहरों के माध्यम से खेती के लिए जो है वो खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो इन सभी को जल की आपूर्ति करना इनके उद्देश्य में शामिल है, मुख्य उद्देश्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कार्बनिक, अकार्बनिक तथा मृदा प्रदूषण की रोकथाम। ऐसी स्थिति में दोस्तों जहां पर मृदा उपजाऊ है वहां पर हमको ज्यादा फर्टिलाइज यूज करने की आवश्यकता नहीं होती। जैव विविधता जहां पर नियंत्रित है, पारिस्थितिकी संतुलन जहां पर नियंत्रित है, तो वहां पर हम फर्टिलाइजर जो उर्वरक है, नाना प्रकार की दवाइयां और ये और वो प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मृदा प्रदूषण की भी कहीं ना कहीं तक रोकथाम होती है, क्योंकि ज्यादा उर्वरक यूज करने से क्या होता है, भूमि जो है बंजर होने चली जाती है एक हद तक, है ना। तो मृदा प्रदूषण भी रोकथाम, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो वहां पर ज्यादा हमको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती केमिकल की, ठीक है। तो इसकी भी रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा मनोरंजन, अब मनोरंजन में क्या आता है दोस्तों, तो हमने जो है वो देखे होंगे आपने, छोटे छोटे बांध जो बने हैं, है ना, वहां पर जल संग्रहण होता है, तो वो पिकनिक स्पॉट के रूप में जो है वो पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जाता है ना। वहां पर नौकायान की जो है वो संचालन होती है, वहां गार्डन वगैरह बनाया जाता है, एक अच्छा पर्यटन केंद्र, मनोरंजन का जो है वो साधन के रूप में वहां पर विकसित किया जाता है। तो ये भी इसका उद्देश्य में शामिल है, ठीक है, मनोरंजन। उसके बाद देखें किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। अब जाहिर सी बात है, किसान की आमदनी बढ़ेगी तो समाज में उसका एक रुतबा, एक जो है वो सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ सभी क्षेत्रों में उनका सुधार होगा, ठीक है। भाई पैसा आएगा तो मान सम्मान होना ही होना है, और अर्थ जो है वो इससे आएगा ही आएगा किसानों की, ठीक है। तो किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी इसका, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार सृजन व जन सामान्य की भागीदारी को प्रोत्साहन। अब इसमें एक और है कि रोजगार सृजन, ठीक है, इससे जो है वो रोजगार लोगों को मिल पाए, व जन सामान्य की भागीदारी, और सभी लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। सभी लोगों की भागीदारी ही सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक। कहीं पर भी कोई भी नया इसके प्रोग्राम के तहत जो है वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, तो वहां पर कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पर छोटे डैम बनाना है, उसको विकसित करना है, तो इसके लिए बहुत सारी जो है वो प्रक्रियाएं होती है, तो वो जो है वो क्या करने में करेंगे, उसमें रोजगार मिलेगा। और इससे अलावा कृषकों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, है ना। तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र विकसित होगा, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, और ये वहां के लोगों के लिए ही सामूहिक प्रयास के साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि बस्तर में करना है किसी क्षेत्र में तो यहाँ से लोगों को ले जाया जाए, नहीं, वहीं के लोगों के सामूहिक प्रोत्साहन, सामूहिक जो है वो उनके साथ से ही होगा,
और उनको प्रोत्साहन इसी वजह से हम जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपनी ही सहायता करें। ठीक है, सरकार तो सहयोग कर ही रही है, आप खुद ही जो है वो इन्वॉल्व होकर ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा 5 पॉइंट था दोस्तों, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने पहले ही कहा है कि इसमें 4 से 5 क्लास बनेगा। ठीक है, तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो और भी मिलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को प्लीज अपने दोस्तों, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई भी आपका इंक्वायरी हो, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी, कुछ सुधार चाहिए तो भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।